चैनल नाम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है आज का हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। यानी जहाँ हम सोर्स ऑफ फंड डिसाइड करते हैं, यानी कहाँ से पैसा हम अरेंज करें, मतलब कहाँ से लेकर आएँ हम पैसा, लोन लें, डिबेंचर्स इशू करें या शेयर्स इशू करें, कहाँ से पैसा लाएं, उस चीज़ का जब हम डिसीजन लेते हैं तो किन किन चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले। सो गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें फंड्स रेज करने से पहले किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट, यानी खर्चा कितना आ रहा है किसी भी फंड को रेज़ करने में। फ्री में तो देखो कोई पैसा अपने को दे नहीं देता, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है इसकी, है ना। तो हमें वो चेक करना है कि हमारा कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सो कॉस्ट यहाँ पे दो टाइप की बताई गई है, यानी जब हम फंड्स अरेंज करते हैं तो द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड द कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि फंड्स अरेंज करने में जो खर्चा आता है, जैसे कि हमने अगर शेयर्स इशू करे हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना है, अंडर राइटर्स अपॉइंट करने हैं, बीच में एजेंट्स वगैरह ब्रोकर अपॉइंट करने हैं, उनका खर्चा होता है ना। कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स का मतलब क्या है कि जो हमने पैसा अरेंज किया है उसको यूज़ जब हम कर रहे हैं तो क्या खर्चा आ रहा है। जैसे कि अगर हमने लोन लिया है तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना होगा, है ना, जो भी है फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होगा, तो वो कॉस्ट। तो दो खर्चे हैं, एक तो अरेंज करने में खर्चा और एक जब फंड्स को यूज़ कर रहे हैं उसके बदले जो ब्याज व्याज या डिविडेंड देना होगा वो खर्चा। हमें ये खर्चे देखने हैं कि इतने ज़्यादा भी ना हो जाए कि हम अफोर्ड ही ना कर पाएँ। बोथ दीज कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ फंड। जो जब आप सोर्स ऑफ फंड ढूंढ रहे हो, यानी ये चीज़ ढूंढ रहे हो कि पैसा कहाँ से अरेंज करा जाए, तो ये जो कॉस्ट हैं भाई इनको टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है इनको कंसीडर करना है, आपको सोचना है इसके बारे में कि फ़ंड्स अरेंज करते वक्त हमारे ज़्यादा पैसे खर्च ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। यानी आपका जो बिज़नेस है, आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, बिज़नेस की जो अर्निंग है वो स्टेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बिल्कुल लॉस में चले जाते हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें भी चेक करनी है। द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस इज़ ऑल्सो अ की डिटर्मिनेंट। यानी हमारा बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, हमारा बिज़नेस फाइनेंशियली अच्छा है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि पैसा कहाँ से अरेंज किया जाए। इन द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स बिजनेस शुड बी इन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो जब भी हम कोई सोर्स ऑफ फंड चूज़ करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा बिजनेस है वो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में होना चाहिए। यानी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले ही हम घाटे में हैं और ऊपर से लोन और ले लें और सर पे और कर्जा चढ़ जाए। पहले ही प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम और सर पे आके बैठी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन अपनी अच्छी होनी चाहिए सो एज़ टू बी एबल टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। क्योंकि जो भी पैसा हम बोरो करेंगे, यानी उधार में मार्केट से पैसा उठाएंगे, भाई उसको हम रीपे कर पाएँ, वापस कर पाएँ। क्योंकि अपने को प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है। जैसे कि 5 लाख का लोन लिया तो वो 5 लाख कभी तो वापस करने हैं ना, हमेशा अपनी जेब में तो नहीं रहेंगे। उस पर इंटरेस्ट भी देना है, ब्याज भी देना है। तो भाई फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तभी तो वो पैसा वापस कर पाएंगे और ब्याज दे पाएंगे। When the earnings of the organization are not stable, fixed charge funds like preference shares and debentures should be carefully selected. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अर्निंग्स स्टेबल नहीं है, यानी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी घाटा हो रहा है, कभी मुनाफा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो जो फिक्स्ड चार्ज फंड्स हैं, फिक्स्ड चार्ज फंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, यानी जिन पे फिक्स्ड जो है ब्याज देना ही देना पड़ता है, चाहे तुम्हें कितना घाटा हो जाए फिर भी इनका इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। तो भाई ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनसे हमारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो पहले ही यार हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंस को लेके, और ऊपर से हम जो है डिबेंचर्स इशू कर दे तो उसका ब्याज कहाँ से देंगे। तो ये चीज़ हमें कंसीडर करनी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। अभी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ क्या मतलब है, किस टाइप की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। जब हमें इसके बारे में पता होगा तभी तो हम उसके हिसाब से फंड्स अरेंज करेंगे। देखो आगे क्या लिखा है। द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेटस इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ अ सोर्स फॉर रेजिंग मनी। यानी आपका बिजनेस किस टाइप का है, आपका स्टेटस क्या है,
भाई वो भी हमें हेल्प करता है, या उसे हमें कंसीडर करना पड़ता है जब हम डिसाइड करते हैं हमें पैसा कहाँ से रेज़ करना है। अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, अगर हमारी सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, 3-4 पार्टनर मिलके एक फर्म चला रहे हैं, कैन नॉट रेज मनी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ कहती है कि पार्टनरशिप फर्म जो है इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी है जो इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप या बैंक से लोन ले लो, ठीक है, लेकिन आप इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो ही आप इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी लॉ के अंदर कंडीशंस होती है जिसे हमें पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट है पर्पस एंड टाइम पीरियड। अब भाई क्यों चाहिए आपको पैसा, पर्पस क्या है, मीन टाइम पीरियड यानी कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए, भाई ये चीज़ भी सोचनी ज़रूरी है। बिजनेस शुड प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड फॉर विच द फंड्स आर रिक्वायर्ड। सो बिजनेस के लिए पहले पूरी प्लानिंग की जानी चाहिए, भाई कितने समय के लिए जो है आपको फंड्स की ज़रूरत है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अ शॉर्ट टर्म नीड फॉर एग्जाम्पल कैन बी मेट थ्रू बोरोइंग फंड्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, आपको कुछ महीनों के लिए पैसा चाहिए, ये हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसा तरीका देखेंगे, ऐसा जगह से पैसा बोरो करेंगे जहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट लगे। जैसे कि आप ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको ब्याज ज़्यादा नहीं देना होता, और आपके साथ ये है कि शॉर्ट टर्म में आसानी से इनमें से पैसा आपको मिल जाता है। फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज सच एज शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आपको सपोज लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, ज़्यादा समय के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, तब क्या किया जाए, तब तो ट्रेड क्रेडिट से काम नहीं चलेगा। तब आप जैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें हेल्प करती है जानने में कि हमें कितने समय के लिए पैसा चाहिए। सिमिलरली द पर्पस फॉर विच फंड्स आर रिक्वायर्ड नीड टू बी कंसीडर्ड। अब अगर हमारा मतलब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें फ़ंड्स किस पर्पस के लिए चाहिए, हमें करना क्या है उन पैसों का, क्यों हमें ज़रूरत है पैसों की, ये भी कंसीडर करना ज़रूरी है। देखो एग्जांपल देखो पहले, उससे और क्लियर हो जाएगा। अ लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंशन प्लान शुड नॉट बी फाइनेंस्ड बाय अ बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे क्या बोला है, सपोज़ आपको क्या करना है, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो। बिजनेस एक्सपेंड करना है मतलब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी आप इस बारे में नहीं सोच सकते कि आप ओवरड्राफ्ट ले लो, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट की तो कंडीशन होती है भाई 1-2 महीने में जो है लौटाना ही पड़ता है। अब अगर आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए, लाखों में रुपए चाहिए, अब उसे आप 1-2 महीने में कहाँ से लाएंगे, है ना। तो पर्पस जानना भी ज़रूरी है कि क्यों आपको पैसा चाहिए, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ से आए पैसा। शेयर्स से आए, डिवेंचर्स से आए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से आए, या फिर बैंक से लोन आए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आए, तब डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क प्रोफाइल। रिस्क कितना है जहाँ से पैसा अरेंज कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं कोई अपने को दिक्कत तो नहीं हो जाए फ्यूचर में। बिजनेस शुड इवेलुएट ईच ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। सो जब कोई भी बिजनेस जो है ये डिसाइड कर रहा हो कि उसका फाइनेंस का सोर्स क्या है, यानी कहाँ से वो पैसा अरेंज करना चाहता है, इसके लिए उसे रिस्क कितना इन्वॉल्व है ये देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसी जगह से पैसा ना उठाओ यार यहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, देर इज़ अ लीस्ट रिस्क इन इक्विटी एज द शेयर कैपिटल हैज़ टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब हम अगर बात करें इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, अगर आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे तो उसमें सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसे पैसे को रीपे करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है बिल्कुल, लेकिन कब, वाइंडिंग अप के समय, यानी जब कंपनी आपकी बंद हो रही होती है। कंपनी अगर बंद हो रही है, बिल्कुल सब कुछ आप बंद कर रहे हो, तब आपको ये पैसा वापस करना है। लेकिन अगर कंपनी चलती जा रही है तो ये पैसा आपकी जेब में है, इसलिए ये पैसा रिस्क ही नहीं है। एंड डिविडेंड्स नीड नॉट टू बी पेड इफ़ नो प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। और एक और फ़ायदा है इसमें कि आपको डिविडेंड जो है देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर आप लॉस में जा रहे हो तो डिविडेंड मत दो, कोई बात नहीं, अगले साल दे देना, जब प्रॉफिट हो तब 2 साल बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इनमें रिस्क है ही नहीं। अ लोन ऑन द अदर हैंड हैज़ अ रीपेमेंट शेड्यूल फॉर बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। लेकिन अगर लोन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं,
क्योंकि इनका एक रीपेमेंट शेड्यूल होता है। रीपेमेंट शेड्यूल से इधर मतलब है कि पैसा वापस करने का एक फिक्स टाइम है। जैसे कि आपने 3 साल के लिए अगर लोन लिया है तो 3 साल बाद ठीक जो डेट लिखी हुई है आपके एग्रीमेंट में उसको आपको वापस करना ही करना है पैसा, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। साथ में ब्याज भी देते रहना है बीच बीच में, जो भी आप ईयरली मंथली जैसे भी देते हैं। तो ये रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्या पता आपके पास इतने पैसे ना हों उस वक्त, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से कुछ भी बेच के दो, तो ये दिक्कत हो सकती है। द इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फर्म अर्निंग अ प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस। अब देखो यहाँ लिखा इंटरेस्ट को आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत रिस्की है। नेक्स्ट है कंट्रोल। मतलब ऐसी जगह से आप पैसा अरेंज करें जिससे कि आपका बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ में रहे। ऐसा भी ना हो कि पूरा कंट्रोल ही खो जाए आपका। खैर वो तो आपकी चॉइस है, आप कंट्रोल किसी के साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड मे अफेक्ट द कंट्रोल एंड पावर ऑफ द ओनर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। सो आप कौन सा सोर्स डिसाइड करते हो, कहाँ से पैसा अरेंज करते हो, इससे बहुत अफेक्ट पड़ता है कि आपका जो कंट्रोल और पावर है, आप ऑनर्स हैं, ठीक है, आपका कंट्रोल और पावर किसी और के हाथ में भी जा सकता है अगर आप गलत सोर्स से पैसा अरेंज कर लोगे तो। एग्जाम्पल देखते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मे मीन डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल। सपोज आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया तो इससे क्या होगा, आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, यानी आपका कंट्रोल ज़्यादा लोगों में बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर अभी हम 50 लोग हैं जिनके पास शेयर्स हैं, हम 50 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैंने 25 और लोगों को शेयर्स इशू कर दिए, तो अब हम पूरे 75 लोग हो गए जिनके हाथ में कंट्रोल हो गया। पहले क्या था, सिर्फ 50 लोगों के हाथ में कंट्रोल था, 50 लोग, और जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतना डिसीजन लेने की पावर आपके हाथ से जाती जाएगी। अब जैसे कि आप अकेले अगर डिसीजन ले रहे हो तो सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन एक सामने वाला एक बंदा और आ गया, उसके साथ मिल के डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो उसकी बात भी सुननी पड़ेगी भाई। अब आप अकेले मालिक नहीं हो, तो जितने लोग बढ़ते जाएंगे ना उतना कंट्रोल आपके हाथ में खोता जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एज इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय वोटिंग राइट्स। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में क्या, उनको वोटिंग राइट मिलता है, वोट देने का अधिकार मिलता है। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा अलग अलग वोट देंगे, उतनी अलग अलग राय मिलेगी, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में टेक कंट्रोल ऑफ द एसेट और इम्पोज कंडीशंस एज पार्ट ऑफ द लोन एग्रीमेंट। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उनके पास एसेट्स का हमारे कंट्रोल आ जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में क्या होता है, जब हम उनसे लोन लेते हैं ना, अपने को कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, चाहे अपने कोई एसेट्स गिरवी रखो, चाहे अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखो, कुछ भी, तब जाके लोन मिलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही लोन नहीं देते, है ना। तो कंडीशंस बहुत सारी हैं। दस बिजनेस फर्म शुड चूज अ सोर्स कीपिंग इन माइंड द एक्सटेंट टू विच दे आर विलिंग टू शेयर द कंट्रोल ओवर बिजनेस। सो कोई भी अगर बिजनेस फर्म है तो उसे ऐसा सोर्स चूज़ करना चाहिए, ऐसी जगह से पैसा अरेंज करना चाहिए कि वो अगर इच्छुक हैं कि अपना कंट्रोल हम किसी और के हाथ में दे सकते हैं तो ठीक है। अगर वो अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दे सकते तो भाई बहुत सोच समझ के जो है इस चीज़ की चॉइस करनी है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। अब क्रेडिट वर्दीनेस पे भी आपके बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कहाँ से पैसा अरेंज कर रहे हो। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आगे आपकी लोन और लेने की या उधार और लेने की कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है। देखो कैसे, द डिपेंडेंस ऑफ बिजनेस ऑन सर्टेन सोर्सेज में अफेक्ट्स द क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट। अगर आपका बिजनेस है, आप कहीं से पैसा अरेंज कर रहे हो, तो हो सकता है जहाँ से आपने पैसा अरेंज करा हो उसकी वजह से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे फ़र्क पड़े, आप आगे और लोन ना ले पाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स में अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि आपने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, यानी कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, यानी जो ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने पैसा उधार में ले रखा है लेकिन अनसिक्योर्ड है, यानी कुछ भी हमने सिक्योरिटी नहीं रखी है, कुछ भी उनके पास गिरवी नहीं रखा है, भाई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और वो बिल्कुल इच्छुक नहीं होंगे आपको आगे दोबारा लोन देने के लिए। उनके मन में डर रहेगा कि यार देख, इन्होंने जो है सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर दिए, कल को कोई दिक्कत परेशानी होगी ना तो ये डिबेंचर वाले ना सारा इनका सामान बेच के, एसेट बेच के अपना पैसा तो रिकवर कर लेंगे, और अपने पास तो कुछ गिरवी नहीं रखा है, हम तो अनसिक्योर्ड है, हमने कुछ गिरवी नहीं रखा है, हम तो बिल्कुल डूब जाएंगे, आगे लोन नहीं देना इनको और, ठीक है, ये बात हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। भाई ऐसी जगह से पैसा अरेंज करो जहाँ से पैसा अरेंज करना बहुत फ्लेक्सिबल और आसान हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ना हो। अनदर आस्पेक्ट अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स। यानी ऐसा सोर्स चूज़ करो जो बहुत फ्लेक्सिबल और आसानी से अवेलेबल हो जाए। Restrictive provisions, detailed investigation and documentation in case of borrowing from banks and financial institutions, for example, may be the reason that a business organization may not prefer it. अब कभी कभी क्या होता है, अगर आप पैसा बोरो कर रहे हो, जैसे बैंक से ले रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, तो वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस लगाते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बहुत सारे कि आपको इसको डिविडेंड नहीं देना, आपको ये नहीं करना, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, यानी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, जो बिज़नेस हैं वो लोग इसे प्रेफर नहीं करते इन लोगों से लोन लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टैक्स बेनिफिट। अब ऐसी जगह से जैसे कि लोन आप लेना चाहो जिससे कि आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिले, टैक्स में भी फ़ायदा मिले। जैसे कि देखो लिखा हुआ है, वेरियस सोर्सेज में ऑल्सो बी वेड इन टर्म्स ऑफ देयर टैक्स बेनिफिट। सोर्सेज को अच्छे से इवेलुएट करो कि कहाँ से आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल देखो, while the dividend on preference shares is not tax deductible, interest paid on debentures and loan is tax deductible। अब देखो ये बोल रहे हैं कि सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, उस पर आपको डिविडेंड देना पड़ता है, सबको पता है शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। यानी उस पर जो डिविडेंड भी दे रहे हो और साथ में टैक्स भी दे रहे हो डिविडेंड के ऊपर। ये देखो आपको डबल घाटा हो रहा है, यहाँ पे टैक्स भी जा रहा है, डिविडेंड भी जा रहा है, दोनों चीज़ें आपकी जेब से जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, जो कि आप डिबेंचर्स पे देते हो या लोन पे देते हो आप इंटरेस्ट, तो वो टैक्स डिडक्टिबल है। यानी उस पर आपका जो है टैक्स नहीं लगता। आप जैसे कि 5,000 रुपये अगर आप हर महीने ब्याज दे रहे हो लोन के नाम का, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट उस 5,000 पे टैक्स नहीं लेगी, बस वो 5,000 रुपये ब्याज है ना, आपने बात ख़त्म। लेकिन अगर यही 5,000 रुपये आप डिविडेंड दे रहे होते हैं तो गवर्नमेंट क्या कहती है, वो 5,000 डिविडेंड भी दो और 5,000 रुपये जो है 150 आप टैक्स भी दो। यहाँ मर जाता है इंसान। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, बी प्रेफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टैक्स एडवांटेज। तो ऐसा आप चीज़ देखो जिसमें आपको जो है टैक्स की एडवांटेज मिले। सारी वीडियो खत्म।